हाँ जी, तो नमस्कार भाई सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, अच्छे से चल रही होगी आप सभी की तैयारी। तो तैयार हो भाई एनटीपीसी का एग्जाम देने के लिए 12th वालों, और लैब असिस्टेंट जियोग्राफी और साइंस वालों अच्छे से तैयार हो एग्जाम देने के लिए। तो कमेंट में बताना भाई जिस बच्चों ने लैब असिस्टेंट की, एनटीपीसी या कोई भी आप कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो हमारे चैनल से अगर आपने कुछ पढ़ा हो तो हमें बताना कि आपका रिस्पॉन्स कैसा रहा। हमारे पढ़ाई में से आपको क्वेश्चन मिले, नहीं मिले, किस तरीके से क्वेश्चन आए, वो सारी चीजें आप एग्जाम दे के आओ तो कमेंट सेक्शन में जरूर पेस्ट करना, ठीक है, ताकि हमें भी हमारा फीडबैक पता लगे। रवि सर ने भी कल इसके बारे में जिक्र किया था ना, वही बात। चलिए आज अपने नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, और टॉपिक है बायोलॉजी का। किसका है? बायोलॉजी का। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ना है। वैसे ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, बस वही बात है ना, जैसे जैसे अपने साइंस कंप्लीट करते चलते हैं तो एक से दूसरी चीज अपने आप रिकवर होती चलती है। तो वही बात है भाई, हमने सारी बातें की हुई हैं, बस इसको फटाफट रिवाइज करना है। चलिए करते हैं शुरू। टॉपिक का नाम है पोषण। पोषण नाम सुनते ही आपके मन में कुछ ना कुछ सवाल आते हैं। पोषण, तो पोषण होता क्या है? एक नॉर्मल सी मैं आपको बात बताता हूं। पोषण समझने के लिए आपको सजीव और निर्जीव समझना पड़ेगा, जिसकी मैंने वीडियो बनाकर आपको पढ़ाना जब शुरू किया था तब मैंने उसमें करवा दिया था आपको, ठीक है। तो आप वो चीजें भी देख सकते हो। सजीव, अब जैसे आपका जन्म हुआ, कभी आप ना, अगर साइंस अगर आप पहली बार पढ़े हो तो एक चीज नोटिस करना, जब आपका जन्म हुआ था तब आप छोटे से थे ना, बिल्कुल बहुत प्यारे से, क्यूट से, ठीक है। और वैसे तो आज भी क्यूट हो भाई, लेकिन अब बड़े हो गए हो आप, तो कभी मन में विचार आया कि हम कैसे बड़े हुए? कभी विचार आया? नहीं आया? आया होगा। अब एक चीज नोटिस करना, जैसे आपके घर में जब आप नॉर्मल भाषा में बोलते हैं ना कि जब आपने समझ पकड़ी थी, यानी कि जन्म होने के बाद में कुछ सालों तक की आपकी चीजें याद नहीं है, किसी को भी याद नहीं होती कि मैं कैसे खेलता था, कैसे करता था। फिर जब आप 7-8 साल के, तो उसके बाद में चीजें आपको थोड़ी थोड़ी याद रहने लगती है। तो आपने देखा होगा कि आपके पुराने घर में टीवी था। जब आप 5 या 6 साल के थे तब आपके घर में टीवी होगा। आज भी वो टीवी आपके घर में ही होगा, लेकिन आप तो 20-25 साल के हो गए हो, या 20 साल के, 18 साल के, जो भी आपकी एज है। तो टीवी आपके साथ बड़ा क्यों नहीं हुआ? ऐसे मतलब फनी सी बात है, पर मन में कभी सवाल आया होगा कि टीवी बड़ा क्यों नहीं हुआ? हम तो बड़े हो गए, टीवी बड़ा क्यों नहीं हुआ? तो टीवी को भूख भी नहीं लगती भाई, है ना। हमें भूख लगती है, तो हम बड़े हो रहे हैं, विकास हो रहा है हमारा, चीजों को समझ रहे हैं। टीवी को गुस्सा आता है, आप टीवी को बोल देते हो कि तू तो यार कोई काम कोई को नहीं, जैसे अपने पहले नहीं चलता था वो टीवी तो बेकार है, ये वो ऐसे बोल देते थे ना आपने, और ये तो ऐसे है, ये तो वैसे है, हमें बोल देते तो हमें गुस्सा आता है। सामने जवाब, टीवी ने कभी सामने जवाब दिया कि आज मैं नहीं चलूंगा? फिर नहीं दिया। तो वो निर्जीव होते हैं, हम सजीव होते हैं, तो हमें सजीवों को ही पोषण की आवश्यकता होती है, पहली बात तो। चलिए करते हैं शुरू। जीव की वृद्धि, यानी कि जब आप छोटे थे तब से लेकर अब तक विकास, वृद्धि और विकास। वृद्धि अचानक से होती है, विकास धीरे धीरे होता है, ठीक है। विकास यानी कि पहले आप जब आप छोटे थे तो आपके ऑर्गन्स भी छोटे थे, धीरे धीरे उनका भी विकास हुआ, आप बड़े हुए, मस्तिष्क का विकास हुआ, चीजों का विकास हुआ, ठीक है। अनुरक्षण, खुद की रक्षा करना, वह सभी जैव प्रक्रम, सभी जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम का मतलब क्या होता है? जैव प्रक्रम 10th क्लास में चैप्टर लगता है इसका पूरा, जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम में जैसे हम पाचन, यानी कि हम भोजन कैसे करते हैं, भोजन पचता कैसे है, परिसंचरण, हमारे रक्त का फ्लो, जनन, फिर उसके बाद में उत्सर्जन, श्वसन, हमारे शरीर में सारी चीजें होती है ना। पाचन भी होता है, परिसंचरण भी होता है, जनन भी होता है, उत्सर्जन भी होता है और श्वसन भी होता है। ये सारी बातें हमारे शरीर में लगातार चलती रहती हैं, लगातार चलती रहती हैं, लगातार चलती रहती है ना। तो इन सभी की पूर्ति के लिए, क्योंकि किसी ना किसी चीज, प्रकृति का नियम है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं किस लिए? हम पाचन कर रहे हैं, इसलिए हमें ऊर्जा चाहिए, लेकिन इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए भी हमें ऊर्जा लगानी पड़ती है। परिसंचरण, ब्लड को चलाने के लिए भी ऊर्जा लगानी पड़ती है, जनन के लिए भी ऊर्जा लगती है, उत्सर्जन के लिए भी ऊर्जा लगती है, श्वसन के लिए भी ऊर्जा लगती है। ये सारे कामों के लिए हमें अलग अलग चीजें चाहिए, जैसे ऊर्जा चाहिए, पोषक पदार्थ चाहिए, सारी चीजें चाहिए। तो उस जैव प्रक्रम के लिए भी प्रक्रम को सुचारू रूप से, यानी कि पाचन सही से चले,
उत्सर्जन सही से हो, सारी चीजें सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें प्रॉपर चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। हमें प्रॉपर सारी की सारी चीजें चाहिए चलाने के लिए आवश्यक सभी पोषक पदार्थों का अभिग्रहण। तो ये सारी चीजें हमें चाहिए, तो इन सभी चीजों को चलाने के लिए हमें सभी पोषक तत्व चाहिए ना। अब आप इसको कैसे समझोगे? हमारे पास बाइक है, ठीक है, उसमें अगर सारी चीजें मेंटेन नहीं करेंगे तो बाइक सही से चलेगी? नहीं चलेगी। अब जैसे आपकी बाइक में पेट्रोल है, लेकिन उसमें वो ऑयल अलग से डलता है, वो नहीं है, तो फिर वो भी बाइक सही से एवरेज नहीं देगी, माइलेज नहीं देगी। फिर उसके बाद में आपने टायरों में हवा नहीं भरी तो भी बाइक नहीं चलेगी। पेट्रोल होने से क्या होता है, बाइक आपकी सारी से आपने पेट्रोल नहीं डाला तो भी बाइक नहीं चलेगी। तो सारी चीजें मेंटेन करनी होती है। इसी प्रकार से हमारे शरीर में पोषण के लिए हमें मुख्य 7 पोषक तत्व चाहिए। कितने? 7। इसकी भी हम वैसे चर्चा कर चुके हैं, लेकिन जो चीज हम चर्चा कर चुके हैं उस पर दोबारा विचार नहीं करेंगे, मोटा मोटा देख लेते हैं। तो 7 चीजें हमें क्या चाहिए आपको याद रखना है। पहला चाहिए आपको कार्बोहाइड्रेट। क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट चाहिए। कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा के लिए, ऊर्जा के लिए। यानी कि मैं बोल रहा हूं, देख रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, मेरे हाथ एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, आप देख रहे हो, पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, दिमाग में ये सारी आपकी चीजें चल रही हैं, दिमाग आपका काम कर रहा है ना, तो उसमें ऊर्जा खर्च हो रही है। अभी उसमें क्या हो रही है? उसमें भी ऊर्जा खर्च हो रही है। तो ऊर्जा हमें कहां से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद में आता है आपका वसा। तो वसा क्या करती है? हमारे आंतरिक अंग जो होते हैं शरीर के, उसकी बाहरी आघातों से सुरक्षा करती है, बाहरी आघातों से हमारी सुरक्षा करती है, ठीक है। और इसे मतलब ये ऊर्जा का भंडारण भी करता है। मान लीजिए हमारी बॉडी को कभी कार्बोहाइड्रेट नहीं मिला तो ये वसा बाद में पहले स्टोर हो जाएगी, बाद में ये ऊर्जा बनाने का काम करेगी, ठीक है। फिर आता है प्रोटीन। तो ये अंगों के निर्माण के लिए, नए अंगों का जो निर्माण होता है उसमें प्रोटीन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अंगों का निर्माण, अंगों की टूट फूट हो गई तो उसका भी, ठीक है। उसके बाद में विटामिन, ये एक मुख्य प्रकार से प्रतिरक्षी के रूप में भी काम करते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। उसके बाद में आता है आपका जल। तो जल भाई हमारे शरीर में सभी चीजों के लिए उत्तरदायी है। उसके बाद में खनिज लवण, जैसे आयरन हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इस तरह से कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरेट हो गया, सारी चीजें ये खनिज लवणों में आती हैं। और उसके बाद में आता है आपका खाद्य रेशे। ये हमारे शरीर में कोई काम नहीं करते, खाद्य रेशे हमारे शरीर में कोई काम नहीं करते, यानी कि ना तो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, ना ही हमें कोई अलग चीज प्रदान करते हैं, अंगों के निर्माण वगैरह कुछ नहीं करते, लेकिन ये हमारे पाचन को आसान बनाते हैं, पाचन क्रिया को आसान बनाते हैं। तो ये सारी चीजें मेंटेन चाहिए हमें, तो इसलिए हमें पोषण की आवश्यकता होती है। इन सभी से हमें पोषण प्राप्त होता है, सातों के सातों। ये याद रखने, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, खाद्य रेशे, सातों के सातों आपको प्रॉपर याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे शुरू करते हैं। तो पोषक पदार्थ क्या होते हैं? अभी पोषण समझ में आ गया। पोषक पदार्थ क्या होते हैं? तो वे पदार्थ जो जीवों में विभिन्न प्रकार के जैविक कार्य, अब हम जीव हैं तो हमारे अंदर जैविक कार्य भी होंगे, बोलना, चलना, सुनना, देखना, सोचना, समझना, जनन, परिसंचरण, रक्त परिसंचरण, उत्सर्जन, पाचन, जितनी भी हम एक्टिविटी करते हैं, तो उन कार्यों को चलाने के लिए, उनको संपादन के लिए आवश्यक होते हैं पोषक पदार्थ। वही बात बाइक वाला एग्जांपल, तो ये सभी पोषक पदार्थ। वह अब पोषक पदार्थ आपको समझ में आ गया। ये सातों के सातों पोषक पदार्थ हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गई, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, जल हो गया, खाद्य रेशे हो गया और खनिज लवण हो गया। ये सातों के सातों हमारे मुख्य रूप से पोषक पदार्थ होते हैं, ठीक है। उसके बाद में वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, उस ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, तो उसे बोलते हैं पोषण। हमने पोषक तत्वों का ग्रहण किया, उसके बाद में हमारे शरीर के अंदर हमने उसका उपयोग किया। पहले ग्रहण कैसे करेंगे उसके बारे में देखेंगे, फिर हमने उसका उपयोग भी कैसे किया, वो सारी चीजें हम मिलाकर पढ़ेंगे, तो उसको बोलेंगे पोषण। क्या बोलेंगे? पोषण, ठीक है। चलिए, तो हमारे शरीर में पोषण होता है मुख्य रूप से, हमारे शरीर में भी और जीवों में, मुख्यतः हमारे शरीर की भी बात करेंगे और जीवों की, ठीक है। तो जीवों में पोषण मुख्य रूप से 3 प्रकार से होता है। एक तो पूर्णभोजी, एक परजीवी और एक मृतोपरजीवी। अब पूर्णभोजी के बारे में भी आप जानते हो, फिर परजीवी के बारे में भी आप जानते हो, मृतोपरजीवी के बारे में भी आप
जानते हो। बहुत बार मैंने आपको ये बातें बताई हुई है, जब मैंने पादप पोषण करवाया था ना तब मैंने आपको ये डिटेल से समझाई थी। लेकिन वही बात है, अब इसमें फिर है तो फिर पढ़ेंगे। दिक्कत जैसे हमने रक्त पीछे पढ़ा था परिसंचरण में, दोबारा फिर पढ़ा था ना, तो यहाँ पर हम रक्त फिर से पढ़ेंगे भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने में क्या जाता है। वैसे आपको एक बात बताता हूं, अगर आप रेगुलरली, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था ना यूट्यूब पर शुरू शुरू में, तो मुझे ना ये बोरिंग लगता था, सही बताऊं तो। भाई पढ़ाना शुरू किया किस लिए? सीखने के लिए। सीखने के लिए पढ़ाना शुरू किया भी, हाँ नई नई चीजें सीखेंगे पढ़ेंगे भी, एक अपने ऊपर है ना एक प्रेशर सा ले लिया, एक जिम्मेवारी ले ली। अब ये पढ़ाने में वही कहते हैं ना कि शुरू मजबूरी में किया था, लेकिन अब मजा आ रहा है। अब जिस दिन नहीं पढ़ाते ना उस दिन ऐसे लगता है यार कुछ अधूरा रह रहा है। शाम होती है अपने आप आ जाता है भी क्लास रिकॉर्ड करनी है, क्योंकि शाम को क्लास रिकॉर्ड होती है, अपने आप माइंड में आता है क्लास रिकॉर्ड करनी है, अपना ये काम अधूरा पड़ा है। अब मजा आ रहा है और धीरे धीरे चीजें जुड़ती भी हैं अभी साथ में, ठीक है। अब एग्जाम देने जाते हैं ना, पहले मैं एग्जाम देने जाता था तो मुझे ऐसे लगता था यार तैयारी नहीं है, क्या करेंगे। अब जब एग्जाम देने जाते हैं तो ऐसा लगता है अभी नहीं, सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो एक अलग बात है, लेकिन अपनी तैयारी है, अपने चलते हैं एग्जाम देने, कुछ ना कुछ करके आएंगे। तो वो चीज अभी करते हैं। पूर्ण भोजी की शुरुआत। पूर्ण भोजी क्या होता है? पूर्ण, पूर्ण का मतलब पूरा, ठीक है, और इसको होलोजोइक भी बोलते हैं। तो होलो का मतलब पूर्ण रूप और जोइक का मतलब जंतु जैसा। अब पूर्ण भोजी का मतलब क्या है? तो वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा प्राप्त करता है। जैसे नॉर्मल जंतु अपना भोजन ग्रहण करते हैं, चाहे वो किसी तरीके से करे, तो उसको ही पूर्ण भोजी कहेंगे। एग्जाम्पल अमीबा हो गया, मेंढक हो गया, मनुष्य हो गया, सारे आएंगे। तो इसमें अब देखेंगे कि कौन कौन सी विधियां हैं, ठीक है। इसमें पूर्ण भोजी का मतलब क्या है? किसी तरीके से आप भोजन करो, किसी भी तरीके से, शाकाहारी हो, मांसाहारी हो, सर्वाहारी हो, कुछ भी हो जाए, जिस तरीके से आप भोजन कर रहे हो वही आपका पूर्ण भोजन। बस आपको मेन मोटिव क्या है? आपको भोजन मिलना चाहिए, ठीक है। तो वो अभी एक ट्रेंडिंग में सॉन्ग भी था, मसला सारा रोटी का। तो मैं यहाँ पर ये पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, ये सारा मसला रोटी का ही अभी, ठीक है। तो ये सब भोजन के लिए, पोषण के लिए हमें करना पड़ता है, और इसका कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। सिर्फ खाने के लिए ही जो शुरुआत हुई थी वो भोजन से ही हुई थी, उसके बाद में चीजें आगे आगे बढ़ती गई, ठीक है। धीरे धीरे डिमांड्स बढ़ती गई, उसके आधार पर हमने काम करते हैं, और करना भी चाहिए। अब वैसे तो कहते हैं कि सर 2 रोटी के लिए वो तो वैसे भी मिल जाती है, लेकिन वो 2 रोटी खाने का अलग मजा, और अपनी मेहनत करके खाने का अलग मजा। जब दिन में काम करके शाम को आप घर जाकर खाना खाते हो, चाहे पढ़ाई जैसे सारा दिन लाइब्रेरी में बैठे, शाम को घर जाके आप खाना खाते हो, और फिर आप जॉब लग जाओगे, जॉब से सारा दिन काम करने के बाद शाम को घर आकर फैमिली के साथ खाना खाते हो, तो एक अलग सुकून मिलता है। तो वही बात है सारा पोषण का ही मामला ये। चलिए शाकाहारी। तो शाकाहारी का मतलब समझते हो ना, मैं तो शाकाहारी हूं भाई, तो वही बात है। शाकाहारी का मतलब क्या होता है? वे जंतु जो पौधों या इसके अन्य भागों या उसके उत्पादों से भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अब यहाँ पर जंतुओं की बात हो रही है, तो जंतु में पोषण पढ़ रहे हैं हम, तो पौधे से, या तो वो पौधे से प्राप्त करेंगे यानी कि डायरेक्ट पौधे को ही खा लेंगे, या पौधे का कोई भाग खा लेंगे, या पौधे से कोई उत्पाद प्राप्त हुआ है उसको खा लेंगे। कैसे? अब घास होता है, तो जैसे पशु होते हैं तो वो डायरेक्ट पूरी पूरी घास खा ली, तो उन्होंने क्या किया? पूरा पौधा खा लिया। भाग का मतलब जैसे कुछ पशु होते हैं जो पौधे की पत्तियां खाते हैं। अब जैसे बड़ा पेड़ तो नहीं खा सकते, तना नहीं खा सकते, उसकी शाखाएं नहीं खा सकते, उसकी पत्तियां खा सकते हैं। अब जैसे हम हो गए तो हम पौधे के उत्पाद खाते हैं, जैसे आप समझ लो सेब हो गया, यानी कि उसके फूल हो गए, उसके फल हो गए, ठीक है, वो चीजें हम खाते हैं। तो वो कौन से होते हैं? वो आपके शाकाहारी होते हैं। एग्जाम्पल्स में क्या ध्यान रखोगे? गाय हो गई, भैंस हो गई, घोड़ा हो गया, बकरी हो गई, हिरण हो गया, भेड़ हो गई। अब मैंने यहाँ पर हम बोल रहा है कि हम सेब खाते हैं, ठीक है, तो हम शाकाहारी नहीं है भाई, हम सर्वाहारी हैं, आगे बताऊंगा, ठीक है। चलिए उसके बाद में आता है मांसाहारी, यानी कि वे जंतु जो पेड़ पौधों को, यानी कि पेड़ पौधों से जो चीजें प्राप्त होगी उसको नहीं खाएंगे, वो किसी जीव को मारकर ही खाएंगे। तो वे जंतु जो दूसरे जंतुओं का शिकार कर उसे भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। वे जंतु जो दूसरे जंतुओं का शिकार करेंगे वे सिर्फ मांसाहारी होंगे, सिर्फ मांसाहारी होंगे। तो यानी कि वो वे जंतु जो दूसरे जंतुओं का शिकार करेंगे, दूसरे जंतु को मारकर खाएंगे, तो वो मांसाहारी हो जाएंगे। जैसे शेर, अब शेर आपको पता है जंगल में रहता है,
तो जंगल में पौधे हैं लेकिन वो उनको नहीं खाता, उसको तो फिर कोई लोमड़ी हिरण वगैरह चाहिए। ठीक है, बाघ, चीता, तेंदुआ, लोमड़ी, ये सारे क्या होते हैं आपके मांसाहारी होते हैं। समझ में आ गया? अब इसमें कुछ समझाने, पहली दूसरी पांचवी छठवीं क्लासों की बातें हैं, लेकिन अपने पढ़ना पड़ता है, आरामदारी से आपको समझा रहा हूं, इसमें कोई खास बात नहीं है। जहां से क्वेश्चन उठेगा वो मैं आपको बता दूंगा, अभी तक यहां से कोई खास क्वेश्चन नहीं बन रहा। उसके बाद में अगला है सर्वाहारी। यह पौधों व जंतुओं दोनों को अपने भोजन का रूप में ग्रहण करते हैं। अब एग्जाम्पल मनुष्य है या मानव है, तो मानव सर्वाहारी होते हैं, हम शाकाहारी भी हैं और हम मांसाहारी भी हैं। सर कैसे? अब कई बोलेंगे सर हम मैं तो मांसाहारी नहीं हूं, जैसे कई बोलेंगे सर मैं तो मांसाहारी नहीं हूं, यानी कि मांस का सेवन नहीं करता। नहीं करता वो एक अच्छी बात है, आप नहीं करते बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कर सकते हो, यानी कि आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सकती है, आपकी बॉडी उसको खा सकती है, उसको पचा सकती है आपकी बॉडी, तो उसका मतलब आप खा सकते हो, है ना। खाते नहीं हो वो एक अच्छी बात है, लेकिन आप खा सकते हो, क्योंकि बहुत से लोग खाते भी तो है ना, वो मांसाहारी हो गए। ठीक है, और शाकाहारी यानी कि पौधों द्वारा और जंतुओं द्वारा दोनों से ही अपना भोजन प्राप्त करेंगे, तो वो हो जाएंगे सर्वाहारी। उसके बाद में आता है अपमार्जक। ये अपमार्जक है ना, ये हमारी वायुमंडल या पृथ्वी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। उसके बारे में सुनते हैं। ऐसे जंतु जो मृत जंतुओं को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, मृत जंतुओं को, ये किसको करेंगे? अपमार्जक क्या होंगे? खुद जंतु होंगे, जो किसको अपने भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे? मृत जंतुओं को करेंगे, मृत को, मरे हुए जंतुओं को। कभी देखना, वैसे ये चीज देखने लायक तो नहीं है, एक फिल्म है शायद, मुझे उसका नाम नहीं याद है, हाँ चाइना गेट है शायद फिल्म, उसमें वो है ना जगीरा, वो बोलता है कि कुछ देखा नहीं काएं काएं करने आ गए, है ना, मतलब बहुत अच्छा सीन होता है एक प्रकार से। वो गिद्ध को दिखाता है कि वो गिद्ध आते हैं, है ना, तो वो मृत जीवों पर आते हैं, मरे हुए जीवों पर। कभी जो किसान भाई होते हैं या जो गांव में रहते हैं वो इस चीज को देख लेते हैं, क्योंकि गांव में जो आपका शमशान भूमि होती है या कब्रिस्तान होता है, वहां पर मरे हुए पशुओं को हम छोड़ आते हैं, तो कुछ टाइम बाद में वहां पे स्मेल आने लग जाती है, तो वहां पर रात में या दिन में बहुत से ऐसे जंतु होते हैं जो उनके मरे हुए शरीर के भागों को खाते हैं, तो वो हो जाएंगे अपमार्जक। ठीक है, जैसे सियार हो गया, लकड़बगा हो गया, गिद्ध हो गया, चील हो गई, तो ये आपके सारे क्या होते हैं? अपमार्जक होते हैं। तो मैंने अभी बोला कि ये वायुमंडल में महत्वपूर्ण है, तो यह वातावरण को शुद्ध रखने में मदद करते हैं। कैसे शुद्ध रखने में? अब ये क्या करते हैं, उनके शरीर के जो बड़े भाग होते हैं ना उसको खा जाते हैं, तो शरीर के जो छोटे भाग होते हैं वो बाद में मिट्टी के अंदर नष्ट होते हैं, उस पर आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वो उसको खाते हैं मरे हुए। अब वो उसको मान लो ये नहीं खाएंगे, तो वहां पर हमारी पृथ्वी के अंदर मरे हुए जीवों की संख्या बढ़ जाएगी, पृथ्वी एक प्रकार से मतलब खराब हो जाएगी ना, वातावरण खराब हो जाएगा। तो इस प्रकार को ये वातावरण को मेंटेन करते हैं। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ाऊंगा आगे, पारिस्थितिकी, उसमें ये सारी चीजें मेंटेन होती है। उसके बाद में है ये अपना एक प्रकार पूर्ण भोजी हो गया कंप्लीट। उसके बाद में है परजीवी, इसको पैरासाइट भी बोलते हैं। अब सीधी सी बात है, परजीवी रोग का ही कारण बनते हैं, परजीवी होते हैं वो रोग का ही कारण बनते हैं। एक बात ध्यान में लगा लेना, परजीवी होंगे ना वो रोग का कारण बनेंगे मनुष्य। बगलिया पास, इसमें जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में रहता है। जीव होगा ना दूसरे प्राणी के संपर्क में रहेगा, या तो स्थायी रूप से यानी कि परमानेंटली, या अस्थायी यानी कि टेम्परेरी रूप में रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। या तो स्थायी रूप से ही उसके ऊपर रह जाएगा, और या जरूरत के हिसाब से रह जाएगा। ऐसे जीव जो भोजन को अपना अन्य प्राणी के शरीर में मौजूद कार्बनिक पदार्थों से होता है, वो भी तरल रूप में। मतलब क्या है, कोई भी जीव होता है, जैसे आपको मोस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, कभी पशुओं के आपने नॉर्मल भाषा में चिच्चड़ सुना होगा, है ना, चिच्चड़ लगते हैं पशुओं के, तो आप उसको ना कभी चिच्चड़ को लगे हुए पशुओं को देख, वो पशुओं का खून चूसते रहते हैं। तो खून एक तरल पदार्थ होता है और उसमें कार्बनिक पदार्थ होता है, तो वहां से डायरेक्ट पका पकाया भोजन मिल देते हैं। अपने बस डायरेक्ट खून चूसा, वहां से अपना भोजन कर लिया, वो परजीवी होते हैं। ठीक है, समझ में आया? हमारे शरीर में भी होते हैं परजीवी भी, जैसे जू मोस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, वो परजीवी होते हैं। जिस जंतु या प्राणी पर जीव अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे पोषी कहते हैं। अब जैसे पशुओं पर चिच्चड़ लगे हुए हैं, ठीक है, तो पशु उसके लिए, चिच्चड़ के लिए क्या होगा? पोषी हो गया, यानी कि वो उसे पोषण प्रदान कर रहा है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना। परजीवी आपको याद रखना है कौन कौन होते हैं परजीवी। तो कवक परजीवी होते हैं भाई, जीवाणु भी परजीवी होते हैं, अमरबेल देखी होगी। जंतुओं में देखें तो ये सारे मैं आपको करवा चुका हूं। गोल कृमि, जंतु जगत का वर्गीकरण करवाया था ना, उसमें करवाया था। गोल कृमि, हुक वर्म, टेप वर्म,
एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका मानव रोग में मैं आपको अच्छे से करवा चुका हूं। प्लाज्मोडियम मलेरिया रोग कारक होता है भी, ये भी मैं आपको अच्छे से करवा चुका हूं। उसके बाद में तीसरा है मृतोपरजीवी, इसको अपघटक बोलते हैं। ये है अपमार्जक, यहां पर देखो अपमार्जक। अब एक चीज नोटिस करो, अब जैसे ये गिद्ध है, अपमार्जक की तरफ देखो, ये गिद्ध है। अब मरे हुए पशुओं को क्या करते हैं, नोच कर खाते हैं, उसकी स्किन हो गई, उसके ऑर्गन्स हो गए, उसको खा लिया। लेकिन यहाँ पर मृतोपरजीवी पता है क्या होते हैं, मृत जंतुओं व पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं। यानी कि वो क्या करते हैं, उसको जो बॉडी होती है ना, जो मृत जीव की बॉडी है, बड़े पार्ट तो बड़े जो पार्ट होते हैं वो तो अपमार्जक ने खा लिए, लेकिन अपघटक क्या होते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बारीक, जैसे उसे कार्बनिक पदार्थों में तोड़ते हैं। कार्बनिक पदार्थ जैसे बॉडी में वसाई, उसके साथों के साथ तो सारी चीजें होती है, तो उसको अलग अलग टुकड़ों में तोड़ते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ते हैं बारीक, तभी तो वो कुछ टाइम बाद में मिट्टी बन जाती है। आपने देखा होगा कि पशु जब पशु या कोई भी जीव मर जाता है तो उससे हम छोड़ाते हैं, या पेड़ पौधा भी आप देख रहे हो कुछ टाइम बाद में वो बिल्कुल मिट्टी में मिल जाता है। ठीक है, तो जब पशुओं को कुछ टाइम बाद में आप देखोगे तो वहां पर एक अजीब सी स्मेल आती है, तो वो स्मेल आती है ना, वो इसी वजह से आती है क्योंकि मृतोपजीवी जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं ना, वो उसको क्या करते हैं, शरीर को जटिल अणुओं को छोटे छोटे सूक्ष्म अणुओं में तोड़ते हैं, छोटे कार्बनिक अणुओं में। तो वो कौन होते हैं, कवक हो सकते हैं, जीवाणु होते हैं, और आपके प्रोटोजुआ होते हैं। ध्यान देना, ये देखो सूक्ष्म जीव होते हैं, कवक भी छोटा होता है, जीवाणु भी छोटा होता है, प्रोटोजुआ भी छोटे, तो ये जटिल अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ते हैं। अपमार्जक में देखो ये सारे बड़े बड़े हैं, सियार, लकड़बग्गा, गिद्ध, चील, तो ये शरीर का मोटा मोटा भाग खाते हैं। समझ में? ये यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना मृतजीवी और अपमार्जक में, यहां से क्वेश्चन फंस सकता है, दोनों को कंपैरिजन करके लिखना कॉपी के अंदर। ये तो होगी पोषण की विधियां। अब है पोषण के महत्वपूर्ण चरण भी, पोषण की विधियां आपको समझ में आ गई। अब आपको पोषण करना है तो आप किन किन स्टेप से गुजरोगे, किन किन स्टेप्स से गुजरोगे, तो उस स्टेप की बात करते हैं कि आप किन किन स्टेप से गुजरोगे, आपको क्या क्या करना होगा। चलिए उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं अपने। ये सारी मैंने आपको ना पीछे पढ़ाई हुई है, ठीक है, सारी बातें मैंने आपको छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी करके सारी बातें बताई हुई है। अब ये आगे वाली बातें भी मैंने बताई हैं, लेकिन मैं फिर बताऊंगा क्योंकि कॉपी के अंदर अपने लिखा हुआ है तो अपने पढ़ना पड़ेगा टॉपिक में ना। अंतःग्रहण, अंत अंतःग्रहण मतलब भोजन को शरीर के अंदर पहुंचाने की प्रक्रिया, भोजन को शरीर के अंदर पहुंचाने की प्रक्रिया। अब भोजन को शरीर के अंदर कैसे पहुंचाएंगे भाई, हमने भोजन थाली में डाला हुआ है, उसका एक बाइट तोड़ेंगे, फिर उसको चबाएंगे, पहले उसको जैसे आगे वाले दांत होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्र च्वर्णक, च्वर्णक, है ना, तो पहले भोजन को काटा जाएगा, फिर भोजन को चीरा जाएगा, फिर उसको चबाया जाएगा, फिर जीवा द्वारा उसमें लार मिक्स की जाएगी, फिर उसका एक लिक्विड फॉर्म में बनाया जाएगा, फिर उसको निगला जाएगा, तो भोजन का हो गया अंतःग्रहण। ठीक है, तो भोजन को शरीर के अंदर पहुंचाने की प्रक्रिया क्या होगी, अंतःग्रहण। अंतःग्रहण, अब भोजन शरीर के अंदर पहुंच गया तो अब इसका क्या होगा, पाचन। पाचन कैसा होगा, अब भोजन अपने पहुंचाए तो वो ठोस है या जटिल है, बड़े बड़े अणु हैं, अघुलनशील है, ठीक है, अणुओं का विभिन्न। अब अमाशय के अंदर भोजन पहुंच गया तो अमाशय में पड़े हैं एंजाइम, एंजाइम आएंगे, एंजाइम करेंगे रासायनिक क्रिया, रासायनिक क्रिया करके भोजन को तरल, सरल व छोटे अणुओं में तोड़ देंगे। यानी कि हमने भोजन खाया, खाने के बाद में अमाशय में पहुंचा, अमाशय में पहुंचने के बाद उससे कार्बोहाइड्रेट एंजाइम अलग करेगा, प्रोटीन वाला एंजाइम प्रोटीन को अलग करेगा, वसा वाला एंजाइम वसा को अलग करेगा, विटामिन वाला एंजाइम विटामिन को अलग करेगा, खाद्य रेशे अपने आप अलग हो जाएंगे, जल एब्जॉर्ब हो जाएगा, खनिज लवण अलग से हो जाएंगे। तो उस तरीके से सारी चीजें उस भोजन से निकल गई, यानी कि भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ दिया गया। उसके बाद में अवशोषण, कोशिकाओं द्वारा पचे हुए भोजन को अपने भीतर सोख लेने की प्रक्रिया। अब भोजन पच तो गया, अब वो पचा हुआ भोजन जाएगा कहाँ, तो कोशिकाएं, अब जैसे जिस बॉडी को कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है वो कार्बोहाइड्रेट को ले जाएगी, जिसको प्रोटीन की जरूरत है वो प्रोटीन ले जाएगी, जिसको वसा की जरूरत है वो वसा ले जाएगी, सारी कोशिकाएं आएंगी अपनी जरूरत के हिसाब सारी चीजों को सोख लेंगी। तभी तो हमें भूख लगती है, और कैसे लगती है, शाम को खाना खाया सुबह फिर भूख लग गई, है ना, इसी वजह से लगती है क्योंकि उसको सारी कोशिकाएं अपनी अपनी जगह पहुंच चुकी हैं अभी। ठीक है, उसके बाद में स्वांगीकरण, स्वांगीकरण का मतलब अब कोशिकाएं ने अपनी अपनी चीजें ले ली, वो अब लेने के बाद ऐसे थोड़ी वो बैठे रहेंगे, नहीं, अब वो उस पर काम करेंगी। तो कोशिका के भीतर कच्चे भोजन के नए जीव द्रव्य का संश्लेषण की प्रक्रिया, यानी कि अब आप कोशिका ने भोजन पचा लिया, जैसे कोशिका भोजन, कोशिका अमाशय से छोटी आंत से भोजन को सोख के ले आई,
अब उस पर वो काम करेगी, यानी कि उसका क्या बनाना है, नए अंग बनाने हैं, एंजाइम बनाने हैं, वसा का क्या करना है, वो सारी चीजें वो मैनेज करेगी। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, वो सारी चीजें इसमें वो मैनेज करेगी। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, जैसे अब प्रोटीन है, प्रोटीन नए अंगों का विकास करता है। ठीक है, तो फिर नए ऑर्गन भी तो बढ़ाने पड़ेंगे ना प्रोटीन से। आपको पता हो प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है, और नाइट्रोजन आपको पता है नाइट्रोजन क्षारक का निर्माण करते हैं, फिर उससे डीएनए बनता है, डीएनए से फिर गुणसूत्र बनते हैं, कोशिकांग बनते हैं, कोशिका बनती है, कोशिका से ऊतक बनते हैं, ऊतक से अंग बनते हैं। इस तरीके से सारी चीजें होती हैं, तो उसको बोलते हैं स्वर्गीकरण। अब उसके बाद में जो अपचा हुआ बहिष्करण, जो अपचा हुआ भोजन है, हमारा शरीर का जो वेस्टेज है, उसको क्या करेगा, मल के रूप में अपने भोजन को, अनपचे भोजन को, मल के रूप में अनपचे भोजन को एनएस द्वारा शरीर से बाहर त्यागने की प्रक्रिया बहिष्करण हो जाएगी। ठीक है, तो हमने आज पढ़ लिया पोषण की स्टेप पढ़ लिए भी, किस किस तरीके से हमें पोषण करना है। तो अंतःग्रहण, अंतःग्रहण के बाद में पाचन, पाचन के बाद में अवशोषण, अवशोषण के बाद में स्वांगीकरण, स्वांगीकरण के बाद में बहिष्करण, ये सारी बातें पढ़ ली हैं। उसी के साथ साथ हमने पढ़ लिया पोषण की विधियां कौन कौन सी हैं, या पोषण के कितने प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं मोस्टली, पूर्णभोजी, परजीवी, मृतोपरजीवी। पूर्णभोजी में शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, ये सारी बातें हैं। इसमें से 1-2 क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन आपके ये इसमें कंसेप्ट क्लियर हो गए तो आगे वाली चीजें आपके लिए पढ़ने के लिए आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी और जानकारी भी अच्छी लगी होगी। अगर क्लास और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।